हेलो एवरीवन, एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दृष्टि पब्लिकेशन की बुक एनसीईआरटी भारतीय इतिहास के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 6 के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। क्लास 6 के इतिहास की पुस्तक का नाम है हमारे अतीत फर्स्ट। इसमें आपका टोटल 12 चैप्टर है। आज हम इस वीडियो में इसके 5 चैप्टर के प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके आगे की वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 चैप्टर 1 का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। ये आपका सही है। दूसरा है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां। ये आपका गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक जो है सही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया। कौन सा? गेहूं और जौ। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, ना कि विंध्य क्षेत्रों में। कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में। ये एनसीईआरटी में दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में है, से प्राप्त हुआ था। ठीक है। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लाहुरा देव में पाए गए। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। नवीनतम साक्ष्य पूछा जाए तो आपका लाहुरा देव। ठीक है। नवीनतम खोजे के आधार पर है लाहुरा देव। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इनकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। सही है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दूसरा है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें कर आपका कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई है। इसलिए आपका कथन दूसरा आपका गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में किस नाम से? तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी, मगध के नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। और बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? आपका हर्यक वंश से संबंधित था। अच्छा, मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी जो है राजगृह थी। राजगृह मगध की राजधानी थी। बाद में क्या बनी? तो बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये भी आपका हर्यक वंश से था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नाम के संदर्भ में पूछ रहा है। पहला कह रहा है आपका, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिकृत ऋग्वेद में मिलता है। ये आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों आपका सही है। ठीक है। इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? पांडुलिपि के बारे में पूछ रहा है। पहला कह रहा है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। यह आपका सही है। दूसरा आपका, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा में शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। ये भी आपका सही है। तीसरा आपका, पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते को काटकर
अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये भी सही है आपका, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा आपका, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई। ये आपका गलत है, केवल मंदिरों और विहारों से नहीं, अन्य जगहों से भी यह प्राप्त हुई है और केवल संस्कृत में नहीं, अन्य भाषाओं में भी यह प्राप्त हुई है। जैसे आपका प्राकृतिक तमिल में भी आपका ये प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जैक्ट जो है एनसीईआरटी के शब्द हैं, ठीक है, आप बुक में देखेंगे उसी से जो है पूरा प्रश्न लिया गया है। ये अला है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। पहला करा, ऐसे लेख जो केवल पत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। ये गलत है आपका। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सके। ये भी आपका सही है, ये सही है आपका, पहला गलत है। ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है। देखिए, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, पत्थर पे भी और धातु पे भी। ठीक है, कथन दूसरा है आपका, अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अशोक का जो कंधार से प्राप्त अभिलेख है किन लिपियों में लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। तो ऑप्शन डी, ये आपका यूनानी और अरमाइक भाषा में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अरमाइक लिपि में अशोक का कंधार अभिलेख इन क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। और दूसरा कह रहा आपका, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ये भी आपका सही है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां कहा जाता है, उसे ईसवी पूर्व का यानी बीसी कहा जाता है, और इनके जन्म के बाद को क्या कहता है, उसे ईसवी कहा जाता है। तो ये आपका कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी को पता होगा ये, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ईसवी पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी कहते हैं, और हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईसवी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी यानी एनो डोमिनी कहा जाता है। और अगर बात करें BCE का अर्थ क्या होता है, बिफोर कॉमन इरा, तथा सी का अर्थ होता है कॉमन इरा। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा चैप्टर आ गया आपका आरंभिक मानव की खोज में। इससे काफी प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहां से नहीं? आपका ऑप्शन सी, चिराद से नहीं मिला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणी पुरास्थल है, जबकि चिराद क्या है? चिराद आपका जो है नवपाषाणकालीन स्थल है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हुंसगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं, ये भी ध्यान रखें। भीमपेटका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। चिराद जो है आपका बिहार में है, ये आपका नवपाषाणकालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणकालीन पुरास्थल है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए सभी, यानी मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिवा और दाओजली हेडिंग, ये सब भी आपका है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे है ये आपका नवपाषाणकाल स्थल है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजार यानी पत्थर के औजार के निर्माण के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला करा, पत्थरों के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। दूसरा आपका, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? राख के साक्ष्य कहां से? ऑप्शन बी, कुरनूल गुफा से मिले हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अला मध्य पाषाण युग के
में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण युग की बात करा यहाँ पे। पहला करा बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए, सही है। और इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, ये भी आपका सही। तीसरा आपका गेहूं जौ धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महापाषाण काल। सभी को पता होगा पाषाण काल को 3 भागों में आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन डी महापाषाण काल नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महापाषाण काल किससे संबंधित है? तो महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा स्थल शैल चित्र के लिए जाना जाता है? तो आपका भीमबेटका जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद ही है। ठीक है, अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। किसे? अमरावती को। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। ठीक है, पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल का अगर यहाँ पे वर्ष पूछा गया है तो आपका हो जाएगा 20 लाख वर्ष से 12,000 पूर्व, पूरा पाषाण काल हो जाएगा। मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व, तो ये आपका तीसरा। और उसके बाद महापाषाण काल की बात करें तो महापाषाण काल हो जाएगा आपका 2500 वर्ष पूर्व से 1900। और उत्तर पाषाण काल तो ये आपका हो जाएगा शुरुआत से आपका 10,000 वर्ष पूर्व। ये एनसीईआरटी में दिया है तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दिया। उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथिक अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो ये ऑप्शन बी केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक कहा जाता है। और इसीलिए जो है मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो औजार थे बहुत सूक्ष्म और छोटे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसगी के बारे में दिया है। पहला करा, हुंसगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपका सही है। दूसरा है, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, केवल एक आप सही है, दूसरा आपका गलत है। हुंसगी कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार प्राप्त हुए हैं। हुंसगी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ना कि बलुआ पत्थरों से, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अगला है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के बारे में पूछ रहे हैं हम, उसके साक्ष्यों के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल 3 आपका सही है। यानी प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों का पर चित्रांकन और इनसे मन के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, यही आपका सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पूरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है वहां से आपका प्राप्त हुआ। कहां से? पटने। ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। और एक किस काल में का है? तो आपका पूरा पाषाण काल से। ठीक है, कथन 3 में सही है। इनके अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मन के बनाने का प्रमाण मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पूर्व शुतुरमुर्ग के अंडे के सेल राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और आप लोगों का जो है इस पर अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो अगली वीडियो हम 1 बजे इसकी लाएंगे, और आज ही हम जो है हिस्ट्री जो है पूरा समाप्त कर देंगे दृष्टि पब्लिकेशन। शाम को भी 5 बजे भी हम वीडियो लाएंगे, लेकिन आप लोग उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, एक बार वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। देखते हैं तीसरा चैप्टर आपका भोजन संग्राहक से उत्पादन तक। इसका पहला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो ये आपका किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन सी, कुत्ते को पालतू बनाया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाद में जो है भेड़ बकरी वगैरह को पालतू बनाया था। तो अगर पूछा जाए किस काल में, तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में ये बनाया था। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अला निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आपका पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुफकराल और बुर्जहोम, ये सही सभी से मिले हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए मिलान करने के लिए ऐसे ही प्रश्न बनते हैं ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलान करना है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये आपका जो है कहाँ मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ आपका जो है पाकिस्तान में है। और बात करें कोल्डीवा, कोल्डीवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। चिरांद कहाँ पे है? आपका बिहार में। और गुफकराल कहाँ पे है? तो ये आपका कश्मीर में है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। फिर देखिए वही प्रश्न बना है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। महागढ़ जो है करा, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 जो है सुमेलित नहीं है, या कि हुल्लूर और आंध्र प्रदेश में नहीं है, पय्यमपल्ली तेलंगाना में नहीं है। बाकी महागढ़ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बुर्जहोम अभी ऊपर हमने पढ़ा, तो कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देख लेते हैं, महागढ़ वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और इस पूरा स्थल से चावल और मवेशी यानी मिट्टी पर खुरों के निशान के रूप में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ये आपका महागढ़ से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम ये कश्मीर में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? यहाँ से गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हल्लूर जो है कर्नाटक में स्थित है। हल्लूर कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। और पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, हल्लूर कर्नाटक तथा पय्यमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है, परंतु एनसीईआरटी कक्षा 6 में दोनों पुरास्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। हल्लूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अब कहाँ पे है? पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपका आंध्र प्रदेश दिया गया है दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। पहला करा, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। ये आपका सही है। उसे क्या कहा जाता था? गर्तावास। और यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ये भी आपका सही है। ये आपका बुर्जहोम से मिला है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे? तो इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। ये आपका गलत है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी इन काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। सही है। और इस युग में वनस्पतियों व अन्य जीवों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। ये भी आपका सही है। और इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। ये भी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो औजार हैं बंद नहीं हुए थे, उसके बल्कि जो है और अच्छे तरीके से बनाए जाने लगे थे। आगे बढ़ते हैं हम। कथन और कारण दिया है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। और कारण कह रहा है नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। ये भी आपका दोनों सही है। यानी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए, कपास होगा तभी कपड़े बुने जाएंगे। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अला मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका बोलन दर्रे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप हरा भरा समतल स्थल है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अगला प्रश्न कथन दिया है ए और कारण दिया है आर। कथन आपका मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। ये आपका सही है। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये भी आपका सही है। ये कारण और कथन दोनों सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपने ये पूरा कर लिया ना तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक से एग्जैक्ट जो है शब्द उठाए गए हैं इसमें। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। ये
आपका ऑप्शन बी, कुत्ते को दफनाया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। नहीं देखिए, सॉरी, मेहरगढ़ से नहीं, ये आपका बकरी होगा। ये कुत्ता का जो है आपका मिला था बुर्ज होम से, ठीक है, बुर्ज होम से, तो ये आपका बकरी होगा। मेहरगढ़ से बकरी, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, ठीक है, इसलिए दफनाते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर कौन सा है? तो ऑप्शन डी, दाओ जली हेडिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाओ जली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक क्या है? पहाड़ी है। घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या प्राप्त हुई? यहां से काष्ठास्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए। काष्ठास्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, उसे क्या कहा जाता है? तो काष्ठास्म कहा जाता है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। और दाओजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर की भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चाताल हुक पुरा स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाताल हुक के बारे में कह रहा है यहाँ पे, नवपाषाण युग के पहला नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चाताल हुक तुर्की में है। दूसरा आपका यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। दोनों आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहां से मिले? ये इंपॉर्टेंट है। चौकोर तथा आयताकार घरों के कहां से मिले? तो आपका मेहरगढ़ से मिले। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चैप्टर 4 है आरंभिक नगर। इससे पहला प्रश्न है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका हड़प्पा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा पुरा स्थल की खोज सबसे पहले हुई। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरा स्थलों में से जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीजें कहते थे। इस शहर का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो आपका कहां पे है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब पाकिस्तान में है। ऑप्शन सी। देखिए, लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ली और इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नगर के बारे में पूछ रहा, कौन सी विशेषता नहीं है? करा इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये आपका सही है। दूसरा करा, सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। ये आपका सही है। जो पश्चिमी हिस्सा था वो आपका छोटा होता था लेकिन ये ऊंचाई पर होता था। यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और पूर्वी भाग जो होता था वो आपका निचला होता था, यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहते थे। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले हिस्सों को निचला नगर कहा। यह भी आपका सही है। तो इसके दोनों हिस्से की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी, ना कि कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मोहनजोदड़ो किसके साथ मिले थे? आपका महान यानी बृहद स्नानागार के साथ मिले थे। और करा कौन सा कथन इसकी विशेषता में सही नहीं है? पहला, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। यह आपका सही है। दूसरा करा, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर
चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, क्योंकि इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, ना कि नदी से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अला हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों के बारे में कह रहा है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, सही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े भंडार गृह मिले हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं और जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। अला निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा नगर किन स्थानों पे? तो आपका सिंध पाकिस्तान से भी, आपका गुजरात में लोथल भी, राजस्थान में कालीबंगा भी प्राप्त हुआ, हरियाणा से भी प्राप्त हुआ है, आपका पंजाब से भी प्राप्त हुआ, रोपड़। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से के साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? आप जो नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई हो सके। नहीं, नालों को खुला नहीं, नालों को ढक कर रखा जाता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यही आपका सही नहीं है। बाकी इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे, सही है। अधिकांश घरों के अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होती, ये भी आपका सही है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके, ये सब वहां की विशेषता थी। आपका ऑप्शन सी यहाँ विशेषता ये नहीं थी। हालांकि हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीय जीवन के बारे में बात करा यहाँ पे, करा नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, सही है। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, सभी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरा आपका मनकों के निर्माण में कॉर्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ है। कॉर्निलियन पत्थरों का उपयोग मनके बनाने में, यही आपका सही है। ऑप्शन बी, पहला गलत है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 कथन सही है। कथन पहला गलत है क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ना कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये पत्थर की बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? आपका सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यहां से और क्या मिला था? बृहद स्नानागार मिला था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिल्प कार्य बात कर रहा है यहाँ पे, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, यह बात सही है। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, गलत है। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। केवल 1 और 3 सही है। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इन चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तांबे जो कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अलग से सूती कपड़ों के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले? सूती कपड़े के टुकड़े, ये पूछा जाता है, सब ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। करा हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। दूसरा आपका मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं करता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए,
लगभग 700 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती है। मेहरगढ़ जो है किस काल का है? तो नवपाषाण काल है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान और के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपका लाल रंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से जो है विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेयंस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो कह रहा इस काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। सही है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता। ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। हड़प्पा काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, लेकिन फेयंस जो है ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद इन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मिलान करना है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में, यानी जो आयात करते थे कहाँ से करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी तांबा जो कहाँ से करते थे, तो आपका राजस्थान से। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तांबा राजस्थान से। और टिन कहाँ से करते थे, तो ये आपका अफगानिस्तान से। और सोना कहाँ से करते थे, तो ये आपका कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से, गुजरात से करते थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांव के बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन डी, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता है। ये आपका सही नहीं, ऑप्शन डी, यानी कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। सही है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, तिल, सरसों का उगाते थे। सही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस क्षेत्र में कम वर्षा होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, इसलिए आपका डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की होगी। अगला प्रश्न, अगला भी मिलान करना है आपका। हड़प्पा संस्कृति दिया और नदी जिस पर वह अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, ये आपका रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। और ये दोनों आपका कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल आपका गुजरात में। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? धौलावीरा किस राज्य में, तो गुजरात में। ऑप्शन ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात के कच्छ के इलाके में खादिर वेद के किनारे बसा था, जहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर कौन सा था? ये आपका धौलावीरा। धौलावीरा आपका 3 जो है भागों में विभक्त था, वैसे बाकी 2 भागों में विभक्त होते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में? अभी मैंने बताया, तो लोथल आपका जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। यहाँ से किसके साक्ष्य, तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यानी बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। अगला, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लोथल के बारे में। तो आपका गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है, यही आपका सही नहीं है। किस नदी के किनारे? तो आपका भोगवा नदी के किनारे बसा है। और यहाँ बंदरगाह भी था, सही है। इस नगर में भंडारगृह भी था, सही है। और यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन मुहर यानी मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहर के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। ये आपका सही है।
दूसरा करा आपका शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था, ये आपका गलत है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दो इसका, एक मिनट सेकंड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक, ठीक है, ये आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में निम्नलिखित विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं, इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1, 2 और 3, यानी नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये सब क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला चैप्टर आपका 5वां, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इससे हम पहला प्रश्न देखते हैं। वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा? सभी को पता है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, जो इसमें कितने मंडल हैं? आपका 10 मंडल हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, 9वें मंडल में सोम देवता और 10वें मंडल में इसका किसका उल्लेख मिलता है? 4 वर्डों का उल्लेख मिलता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 1028 क्या है आपका सूक्त है और 10,580 लगभग इसमें ऋचाएं हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। दूसरा कह रहा है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ये आपका सही है। दूसरा आपका ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन सी 2 और 3 आपका सही है, पहला गलत है। देखिए वैदिक प्रथाओं की रचना ऋषियों द्वारा की जाती थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वसर पाठ कंठस्थ करवाते थे, ठीक है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा और दोनों आपका सही है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4, यानी आपका गंगा और किसका, यमुना का उल्लेख सबसे कम हुआ। सबसे ज्यादा किसका, सरस्वती, सिंधु और व्यास का हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों यानी व्यास, सतलज व अन्य नदी का वर्णन कई बार हुआ, परंतु गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार वर्णन हुआ, इसमें ध्यान रखिएगा। ऋग में सर्वाधिक जो है ऋग्वेद में कौन सी नदी, सिंधु नदी का सर्वाधिक जो है वर्णन मिलता है। और सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला भाषा दिया और भाषा परिवार दिया, मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी संस्कृत की बात करें तो किस परिवार की भाषा है, तो संस्कृत आपका जो है भारोपी यानी भारत यूरोपीय भाषा का परिवार का है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा जो है तो ये आपका हो जाएगा किस, तिब्बत वर्मा भाषा परिवार की है। और मलयालम जो है ये आपका द्रविड़ भाषा का परिवार का है। और मध्य भारत की भाषा ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का परिवार है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? युद्धों के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, यही आपका सही नहीं है। बाकी इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते हैं, सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी आपका सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ये लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता था, उसके लिए लड़ाई होती थी। इन कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी की जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ भाग हिस्सा क्या पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरोहित व राजा के बारे में दिया है, तो कह रहा पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, सही है। दूसरा आपका राजमहलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
केवल 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऋग्वैदिक काल के राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था। उसकी शक्तियां क्या थी? सीमित थी। आभास होता था कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में कौन सा था? ऑप्शन डी, पुरुजन या विष, भरतजन विष और यदुजन या विष, इन सबका मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? आर्य लोग अपने विरोधी को क्या कहते थे? उन्हें दासु कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दासु कहते थे। दासु वो लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का गुलाम हो गया और उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब उन्हें करना पड़ता था, ये गुलाम होते थे। अला जिस युग में महाद्वीप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, यह केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित था। दूसरा है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर भी दिख जाते थे। ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, केवल आपका 2 सही है, पहला गलत है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण कहलाया। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में भी प्रचलित थी, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत, सावधान या शिष्ट कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? तो आज आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, यानी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और दूसरा आपका अकेला खड़ा हुआ पत्थर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों निम्नलिखित में से किस नाम से जाना? इन बर्तनों को किस नाम से? 3 है आपका ऑप्शन 1 ए, काले लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आ जाएगा ऑप्शन डी, कब्र में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। ये आपका सही नहीं है। बाकी महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं, सही है। कुछ महापाषाणिक कब्रों में से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले, ये भी सही है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए गए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने दोबारा आ सके, ये भी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सही नहीं है यही आपका। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और संग पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की विभिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों के जो मतलब उनके कई साथ मिले हैं, वो साथ में मिले हैं। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य पहले से बने कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था। ठीक है, डेथ होल नहीं, पोर्ट होल कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका घोड़ नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, घोड़। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित? ऑप्शन सी चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती थी, जो आधुनिक शरीर रचना की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो चरक संहिता किसकी है? आपका चरक की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन सी। दोस्तों, अगले चैप्टर के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।